नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के साथ साथ रिवीजन के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह प्रश्न बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न है, आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच बराबर है इसके इकाई से कम, अनंत, इकाई से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच जो होती है वह हमेशा 1 के बराबर होती है। आयताकार अतिपरवलय वक्र जो है यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है और इसके एक्स अक्ष पर आयताकार अतिपरवलय वक्र को दिखाया जाता है तथा एक्स अक्ष पर उत्पादन को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से इससे क्या, आयताकार अतिपरवलय वक्र को एवरेज फिक्स्ड कास्ट भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कास्ट का आकार जो होता है यह आयताकार अतिपरवलय होता है। तो एएफसी जो बताता है कि यहाँ एक्स अक्ष पर उत्पादन तथा वाई अक्ष पर एएफसी को दिखाया जाता है और एएफसी बताता है कि उत्पादन बढ़ने पर एएफसी एवरेज फिक्स्ड कास्ट की मात्रा जो है वह कम होती जाती है। एएफसी क्या बताता है कि उत्पादन बढ़ने पर एएफसी जो है कम होती जाती है। एएफसी कभी 0 नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से एएफसी का मान जो होता है वह हमेशा इकाई के बराबर होता है। अगर एएफसी के सूत्र की बात की जाए तो एएफसी बराबर होता है टीएफसी अपान क्यू। अब टीएफसी अपान क्यू में एएफसी जो होता है, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कास्ट को बताता है तथा टीएफसी टोटल फिक्स्ड कास्ट कुल स्थिर लागत को बताता है तथा क्यू जो है वह उत्पादन की मात्रा को बताता है। तो यह एएफसी का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से इस 1 नंबर प्रश्न में जो सही आंसर है उसका सही आंसर है डी सही आंसर है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है? क्षैतिज, लंबवत, ऋणात्मक ढाल वाला, धनात्मक ढाल वाला। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र जो होता है वह एक्स अक्ष के समांतर होता है। एक्स अक्ष या एक्स है या 0 है या वाई है। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है जिसमें मांग की लोच अनंत होती है। तो यह कह सकते हैं क्षैतिज होता है। क्षैतिज ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे 1949 में। 1949 में पूछा गया है राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में ही राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के पहले अध्यक्ष प्रशांत चंद्र महालनोबिस को बनाया गया था। तो इस प्रकार से इसमें दिए गए ऑप्शनों में DR गाडगिल गलत है, प्रशांत चंद्र पीसी महालनोबिस या सही है। बी आंसर सही है, नेहरू गलत है और BKRV राव यह भी गलत है। बाकी DR गाडगिल, PC महालनोबिस और BKRV राव यह सभी जो है राष्ट्रीय आय समिति से संबंधित अर्थशास्त्री हैं, लेकिन अध्यक्ष जो है PC महालनोबिस जी को बनाया गया था। राष्ट्रीय आय समिति के पहले अध्यक्ष प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी थे। तो इस प्रकार से इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस प्रकार से 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या है? कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन विधि, व्यय विधि, सामाजिक लेखा विधि, आय विधि। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए या कह सकते हैं सिंपल राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि शामिल है। उत्पादन, आय और व्यय विधि। अब इसमें पूछा गया है कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए। तो कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है।
तो इस प्रकार से 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने में इस विधि का प्रयोग नहीं होता है। तो अभी हम बताएं, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। आयात निर्यात विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो यही सही हो जाएगा। तो क्या सही है, डी। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, कीन्स के रोजगार के सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय क्या है? उपभोग है, निवेश मांग है, सरकारी व्यय है, उपरोक्त सभी है। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का जो अंतिम उपाय है, वह कीन्स जो है सरकारी व्यय को मानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में सरकार को व्यय करना चाहिए, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था मंदी से उबर सकती है। तो इस प्रकार से 6 का सही आंसर सी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है, एमपीएस दिया है तो गुणक का मान पूछता है। तो के बराबर, गुणक के 2 सूत्र होते हैं, के बराबर 1/1 माइनस MPC। यह गुणक से सीधा संबंध रखता है, यह गुणक से सीधा संबंध रखता है। और एक होता है के बराबर 1/MPS, यह गुणक से विपरीत संबंध रखता है। तो यहाँ MPS दिया गया है, तो अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं। MPS दिया गया है तो के बराबर हो जाएगा 1/MPS 0.5। तो यह 0 हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5/10, 10/5 है। तो यह 2 आंसर हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, 2। तो 7 का सही आंसर बी है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है कौन है? पूंजीवाद सिद्धांत है, उपभोग की प्रवृत्ति है, प्रभावपूर्ण मांग है, बचत की प्रवृत्ति। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु जो है वह प्रभावपूर्ण मांग है, इसलिए 8 का सही आंसर सी है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है? तो ऐसा कर जो कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, वही व्यक्ति मुख्य रूप से कर सरकार को वहन करता है, वह किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल नहीं सकता है। जिसमें अब देखते हैं क्या है ऑप्शन में, आयकर। तो आयकर व्यक्ति पर लगाया जाता है और वही व्यक्ति वहन करता है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है। इसके अलावा सीमा कर, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क जो है, यह कर अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। तो आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। तो 9 का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, एलएम वक्र का ढाल होता है। एलएम वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो एलएम वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है। तो 10 का सही आंसर ए है। अगला 11 नंबर ग्रेसम का नियम है। तो ग्रेसम का नियम जो है अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा के बीच संबंध की बात करता है। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन में, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, नहीं, यह मांग का नियम हो जाएगा। अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, नहीं, यह उल्टा लिखा है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, बाहर नहीं करती है, यहाँ नहीं है। और अगला डी है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो 11 का सही आंसर डी है। ग्रेसम का नियम जो बताता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। 11 का सही आंसर डी है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, एच हाई पावर मुद्रा कहलाती है। तो एच मनी किसे कहते हैं? रिजर्व मुद्रा को, और आधार मुद्रा को हाई पावर मनी कहते हैं। तो रिजर्व मुद्रा भी होगा और आधार मुद्रा, तो इसलिए रिजर्व मुद्रा व आधार मुद्रा दोनों सी में दिया गया है। तो इसलिए 12 का सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वित्त मंत्रालय बनाता है? नहीं, गलत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाता है? यह भी नहीं बनाता। सेबी भी नहीं बनाता। इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि भारत में, यही डी सही है, क्योंकि भारत में मौद्रिक नीति जो है वह आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। लेकिन आरबीआई मौद्रिक नीति बनाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? एक एमपीसी मौद्रिक नीति समिति का गठन करती है। एमपीसी का गठन करती है मौद्रिक नीति के लिए, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। अब यह 6 सदस्य कौन होते हैं? 3 सदस्य जो होते हैं, यह 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब इन 6 सदस्यों का जो अध्यक्ष होता है वह आरबीआई का पदेन गवर्नर होता है। तो इस प्रकार से मौद्रिक नीति जो होती है वह एमपीसी द्वारा बनाई जाती है। एमपीसी मुख्य रूप से 6 सदस्यों का एक
समिति होती है। इन 6 सदस्यों में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और एमपीसी की बैठक में इन 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। अगर एमपीसी के कार्यों की बात की जाए तो एमपीसी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य करती है, रोजगार के स्तर को मैनेज करने का कार्य करती है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है तथा ब्याज दरों तथा दूसरे जो है मौद्रिक उपकरणों को तय करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो यह मौद्रिक नीति के कार्य हैं। तो इस प्रकार से मौद्रिक नीति समिति या कह सकते हैं आरबीआई जो है मुख्य रूप से मौद्रिक नीति बनाता है। अगला प्रश्न है एलएम वक्र की आकृति निर्भर करती है तरलता पसंदगी पर, मुद्रापूर्ति पर, उपभोग मात्रा पर। तो एलएम वक्र की आकृति जो है वह तरलता पसंदगी और मुद्रापूर्ति दोनों पर निर्भर करती है, तरलता पसंदगी और मुद्रापूर्ति, इसलिए सही आंसर सी है। अगला है आईएसएलएम विश्लेषण में मुद्रापूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा। तो आईएसएलएम विश्लेषण पे मुद्रापूर्ति में वृद्धि का जो परिणाम है वह एलएम वक्र दाईं ओर खिसकता है। एलएम वक्र दाईं ओर खिसकने का मतलब हुआ ए आंसर में दिया गया, इसलिए 15 का सही आंसर ए है। अगला 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है। यह चित्र एक्स अक्ष पर क्या दिया गया है, वस्तु दी गई है और वाई अक्ष पर कीमत दी गई है। तो इसमें क्या है, जब कीमत घटकर P0 से P1 हो जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है, वस्तु की मांग OX0 से बढ़कर OX1 हो जा रही। तो इसे क्या कहते हैं, मांग में विस्तार कहा गया। तो मांग में विस्तार, तो 16 का सही आंसर ए है। और मांग में विस्तार किस कारण से होता है, उपभोक्ता की आय में बदलाव के कारण होता है, वस्तु की उपयोगिता में बदलाव के कारण होता है, संबंधित वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण होता है, रुचि फैशन में बदलाव के कारण होता है, भविष्य की कीमतों में बदलाव के कारण होता है और वस्तु की पूर्ति में कमी के कारण होता है। इसके अलावा जीवन यापन के लिए वस्तु की जो ज़रूरतें हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो है उपभोक्ता की आय में बदलाव होता है, जिससे क्या होता है, मांग विस्तार होता है। तो मांग विस्तार के कई कारण होते हैं। अगला है उत्पादन फलन का सीधा संबंध है किससे है, यातायात से, बैंकिंग से, कीमतों से। तो उत्पादन फलन का जो सीधा संबंध होता है वह उत्पादन के साधन से है। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, उत्पादन के साधन श्रम है, पूंजी है, भूमि है या उत्पादन के साधन, इसके अलावा तकनीक। यह उत्पादन के साहसी साधन माने जाते हैं। तो इसलिए उत्पादन के साधन जो है उत्पादन फलन से सीधे संबंधित होता है। अगला प्रश्न है परा उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की किस अवधि से है, अति अल्प अवधि से, अति दीर्घ अवधि से, अल्पकाल से, दीर्घकाल से। तो परा उत्पादन फलन का संबंध जो है अति दीर्घ अवधि से, तो इसलिए 18 का सही आंसर बी है। अगला 19 नंबर काप डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच 0 अनंत 1 2। तो काप डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच 1 होती है। तो 19 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर उत्पादन के साधनों की मांग कहलाती है व्युत्पन्न मांग, बाजार मांग, मौलिक मांग, मूलभूत मांग। तो उत्पादन के साधनों की मांग जो होती है व्युत्पन्न मांग कहलाती है। 20 का सही आंसर ए है। अगला 21 नंबर निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जटिलता की व्याख्या करने के लिए कोनेदार मांग का प्रयोग किया, पालस्यूजी, हालोमहिच, स्टिगलर, चैम्बरलिन। तो कोनेदार मांग वक्र का प्रयोग जो है पालस्यूजी द्वारा किया गया था। कोनेदार मांग वक्र, यह मांग वक्र जो होता है यह कोनेदार मांग वक्र होता है और इसका प्रयोग सबसे पहले पालस्यूजी द्वारा किया गया था, इसलिए 21 का सही आंसर ए है। अगला 22 नंबर प्रश्न है लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक। तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक जो हैं वह शुम्पीटर हैं। शुम्पीटर ए ऑप्शन में दिया गया है, तो 22 का सही आंसर ए है। 23 वालरा का गतिशीलता या गतिशील सिद्धांत संबंधित है, लाभ का गतिशीलता या गतिशील सिद्धांत संबंधित है वालरा से, जेबी क्लार्क से, मार्शल से, शुम्पीटर। तो लाभ का गतिशील सिद्धांत जो है यह मार्शल से संबंधित है और मार्शल किसमें है, मार्शल जो है यह सी में है। लाभ का गतिशील सिद्धांत जेबी क्लार्क द्वारा दिया गया है, मार्शल द्वारा नहीं, जेबी क्लार्क द्वारा दिया गया। तो 23 का सही आंसर बी है। अगला 24 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस उद्योग विशेष का सैनिक कहा जाता है, किस विशेष उद्योग को सैनिक कहा जाता है, निम्न में से किसी उद्योग विशेष का सैनिक कहा जाता है। तो श्रम इसका आंसर होगा। 24 का सही आंसर डी है। अगला 25 अनिश्चितता वहन करना
ना कि जोखिम उठाना साहसी का प्रधान कार्य है, यह किसका कथन है? अनिश्चितता वहन करना ना कि जोखिम उठाना साहसी का प्रधान कार्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है नाइट का है। तो नाइट बी में दिया गया है, 25 का सही आंसर बी है। अगला 26 नंबर है, सारणी में मांग की लोच ज्ञात करना है। तो मांग की लोच ज्ञात करने का जो सूत्र है इसमें प्रयुक्त होगा डी क्यू अपान डी पी इंटू पी अपान क्यू। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, यह अंतर हो जाएगा, 25 से 10 घटाएंगे 15 हो जाएगा, 15 बटे डी पी कितना हो जाएगा, 15 से 15 जीरो हो जाएगा, गुणे प्रारंभिक कीमत कितनी हो जाएगी, 15 बटे जो यह फिर प्रारंभिक मात्रा हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से इसको जब काटेंगे तो यह हो जाएगा 3/0 हो जाएगा, तो इसलिए अनंत आ जाएगा, इसलिए 26 का सही आंसर अनंत डी हो जाएगा। अगला है निम्न चित्र या वक्र में अवचतें ज्ञात करें। इसमें अवचतें जो हैं यह सी और डी है, सी और डी सी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए 27 का सही आंसर 27 का जो सही आंसर है वह सी है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 27 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें।